नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 चैप्टर 5 न्यायपालिका के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, आप पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का मुख्य काम होता है। आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? उत्तर में हम लिखेंगे, न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। यह कानून को कायम रखता है और मौलिक अधिकारों को लागू करता है। न्यायपालिका को संविधान का रक्षक कहा जाता है। लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का बहुत महत्व होता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से हमारा अभिप्राय है कि न्यायपालिकों पर कार्यपालिका का या किसी अन्य प्रकार का कोई अंकुश न हो। इसके लिए जरूरी है कि पूर्ण योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को ही न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाए। जहाँ न्यायपालिका कार्यपालिका पर नियंत्रण में रखती हैं, वहाँ न तो कानून को कायम रखा जा सकता है और न ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है। प्रश्न 2, अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है, उसे फिर से पढ़ें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है? हमारा उत्तर होगा, हमारे संविधान के द्वारा नागरिकों को निम्नलिखित 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक विशेष प्रकार का अधिकार है। इस अधिकार के बिना मूल अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। यह अधिकतर नागरिकों को इस बात के लिए अधिकृत करता है कि यदि राज्य किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता है या उसका हनन करता है तो वह नागरिक न्यायालय की शरण में जा सकता है। इस प्रकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक होने के नाते एक अति विशिष्ट अधिकार है। प्रश्न 3, संलग्न तीनों स्तर के न्यायालय को दर्शाया गया है। प्रत्येक के सामने लिखिए कि उस न्यायालय ने सदा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया था। अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों द्वारा दिए गए सर्वोच्च न्यायालय जवाबों के साथ मिलाकर देखें। हमारा उत्तर होगा, निचली अदालत ने सुधा के पति लक्ष्मण, उच्च न्यायालय सुधा की सास शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। दूसरा, उच्च न्यायालय 1983 के नवंबर में तीनों आरोपियों ने निचली अदालत के मौत की सजा के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला किया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके विरुद्ध पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 4, सुधा गोयल मामले को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए बयानों को पढ़िए। जो वक्तव्य सही हैं उन पर सही का निशान लगाए और जो गलत हैं उनको ठीक कीजिए। पहला है, आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गए लेकिन वे निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं थे। यहाँ पर हमारा कथन सही है। दूसरा है, अगर वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए, ये कथन गलत है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है, उसके फैसले के खिलाफ किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। फिर तीसरा है, अगर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो दोबारा निचली अदालत में जा सकते हैं, ये कथन भी गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। प्रश्न नंबर 5, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू में जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी? हमारा उत्तर होगा, गरीब और अनपढ़ लोगों के लिए अदालत में जाकर न्याय पाना एक बहुत ही कठिन काम था। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की शुरुआत की। यह व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से महत्वपूर्ण थी। इस व्यवस्था के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक अधिक से अधिक लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किए। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है।
अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती वर्षों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। प्रश्न 6, ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम मुकदमे में दिए गए फैसले के अंशों को दोबारा पढ़ें। इस फैसले में कहा गया कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अपने शब्दों में लिखिए कि इस बयान से जजों का क्या मतलब था। हमारा उत्तर होगा, ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम मुद्दे में दिए गए फैसले में जजों ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार के साथ जोड़ दिया है। संविधान के अनुच्छेद 21 में इस बात का वर्णन किया गया है कि कानून द्वारा तय प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड देने के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन जजों ने माना कि आजीविका का अधिकार भी जीवन के अधिकार जितना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीवन जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। यदि राज्य किसी व्यक्ति की आजीविका छीनता है तो इसका अर्थ यह है कि राज्य उस व्यक्ति का जीवन छीन रहा है। प्रश्न 7, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, इस विषय पर एक कहानी बताइए। हमारा उत्तर होगा, इंसाफ पाना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है, लेकिन भारतीय न्यायालयों में मुकदमों की संख्या इतनी अधिक है कि कई बार तो मुकदमे का फैसला होने में इतने साल लग जाते हैं कि मुवक्किल और मुजरिम दोनों ही संसार में नहीं रहते। इसे निम्न कहानी द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण पिछले दिनों पढ़ने को मिला। पंजाब सरकार के अधीन किसी विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी को विभाग के द्वारा किसी अनियमितता के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। जब कर्मचारी का उस अनियमितता से कोई संबंधी कर्मचारी ने इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की, पूरे 30 वर्ष तक मुकदमा चला। 30 वर्ष बाद हुए फैसले में न्यायालय ने उस आदमी को दोष मुक्त मानते हुए उसे पुनः नौकरी पर रखने के आदेश दिए। लेकिन अब उस आदमी की उम्र 75 वर्ष हो चुकी थी और वह नौकरी ही नहीं कर सकता था। इसलिए इस न्याय का उसे लाभ नहीं मिला जितना 25-30 साल पहले उसे मिलता। इसलिए कहते हैं, इंसाफ में देरी इंसाफ का कत्ल है। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए शब्द संकलन के प्रत्येक शब्द से एक वाक्य बनाइए। बरी करना, अपील करना, मुआवजा, बेदखली, उल्लंघन। सबसे पहले हम शब्द बनाएंगे बरी करना से। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुधा के पति लक्ष्मण, सास शकुंतला, जेठ सुभाष को हत्या के आरोप से बरी कर दिया। दूसरा, अपील करना। सुधा के ससुराल पक्ष के लोगों ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की। तीसरा, मुआवजा। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि बांध निर्माण से विस्थापित ग्रामीणों को सरकार उचित मुआवजा दे। चौथा, बेदखली। किसी व्यक्ति को उसकी झोंपड़ी से बेदखल करना उसके जीवन जीने के अधिकार छीनना है। उल्लंघन। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में या जानबूझकर कानून का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे सजा देता है। प्रश्न 9, पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ 65 पर दिया गया पोस्टर भोजन अधिकार अभियान द्वारा बनाया गया है। इस पोस्टर को पढ़कर भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायित्वों की सूची बनाइए। हमारा उत्तर होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार प्राप्त है, लेकिन कोई भी व्यक्ति बिना भोजन के जिंदा नहीं रह सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में भोजन का अधिकार को जीवन का अधिकार के साथ जोड़ दिया है और सरकार के लिए निम्नलिखित दायित्व तय किए गए। सरकार नए रोजगार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के माध्यम से सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराए, बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट पर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।